सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में जो हमारा प्रकरण चल रहा था समास का व्याकरण में, उसमें हमने जो दो भेद कर लिए थे उससे आगे के अन्य भेद करेंगे। हम पहले बता दें कि हमने किया था समास की परिभाषा क्या है, ठीक है, और उसके जो दो भेद थे, जो कुल हैं उसके 6 भेद हैं, ठीक है। उसमें से हमने दो भेद कर लिए थे। एक तो हमने किया था अव्यय भाव समास और एक किया था तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आगे इसी को ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कर्मधारय से लेकर बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कर्मधारय समास क्या है। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है, जो दोनों पद होते हैं उसमें उपमान उपमेय संबंध होता है, उपमान उपमेय संबंध होता है और विशेषण विशेष्य संबंध, या तो उपमान उपमेय और या फिर विशेषण विशेष्य संबंध होता है। और इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। अब समझिए कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, ठीक है। देखिए, उपमान होता है, उपमेय होता है, पहले इसको समझते हैं तब आसानी हो जाएगी इसको समझने में। उपमेय होता है जिस व्यक्ति की हम तुलना करते हैं किसी से, अन्य से, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, जिस व्यक्ति वस्तु आदि से उसकी तुलना की जा रही है, वो क्या हो जाता है, उपमान। तो दोनों पदों के मध्य क्या होता है, उपमान उपमेय संबंध रहता है। एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय, ठीक है। और ऐसे ही विशेषण विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण, जो विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है। अब तो उनमें क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। देखिए, अब इसके उदाहरण समझते हैं हम पहले कि जैसे कपोत ग्रीवा, कपोत ग्रीवा, ग्रीवा का गर्दन, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो पद हैं इसमें, एक कपोत है और एक ग्रीवा है, ठीक है। कपोत यानी कबूतर, ग्रीवा यानी गर्दन। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपोत के समान, कपोत के समान ग्रीवा अर्थात गर्दन। अब कपोत के समान, कपोत के समान ग्रीवा, ठीक है। तो अब इसमें उपमान क्या हो गया, कबूतर, ठीक है, कपोत यानी कबूतर और ग्रीवा गर्दन, ठीक है। उसके समान क्या, गर्दन, किसी की तुलना, गर्दन की तुलना की जा रही है कपोत के समान ग्रीवा, ठीक है। और देखेंगे हम इसके उदाहरण, जैसे मृगनयन, मृग नयन, मृग एक प्रथम पद हो गया, नयन उत्तर पद हो गया, मृग के समान नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, कमल नयन, कमल रूपी नयन, कमल नयन, कमल रूपी नयन, ठीक है। ऐसे नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। ये सब उदाहरण किसके हो गए, हमारे कर्मधारय समास के हो गए। इसमें देखिए, ये नील गाय में विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। देखिए, नीला विशेषण और गाय क्या है, विशेष्य है। और कमल नयन, कमल रूपी नयन, ठीक है ना, नयन कैसे, कमल रूपी, कमल के समान, ठीक है ना, मृग के समान नयन। तो ये सब क्या हो गए, कर्मधारय समास। अब हम करते हैं अगला जो भेद है, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर एक समूह या समाहार का बोध कराते हैं, ठीक है। तो सामासिक पद क्या कराते हैं, बोध, एक समाहार या समूह का बोध कराते हैं। जैसे चौराहा, जैसे चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार या समूह, 4 राहों का समाहार, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, चौराहा दो पद हो गए। पहला पद क्या, चौ यानी कि 4 संख्यावाचक, ठीक है ना। नवरात्र, नवरात्र यानी कि नवरात्रि का समूह, नवरात्रियों का समूह। तो ये क्या हो गया, द्विगु समास, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। चौराहा, नवरात्र, सप्तऋषि, ठीक है ना, त्रिमुख, ये सब पंचवटी, इसमें सब द्विगु समास के क्या है, भेद है,
ठीक है, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया। अब हम करते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, जिसमें प्रथम और उत्तर पद को छोड़कर क्या हो जाता है, दोनों पद, ना प्रथम प्रधान होता है ना द्वितीय, उनको छोड़कर दोनों ही प्रधान, यानी कि प्रथम भी प्रधान है और द्वितीय भी, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, आश्रित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, अधिकतर ये युग्म में आता है, द्वंद्व मतलब युग्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द होते हैं या युग्म शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, ठीक है, दाल भात, दाल भात, ठीक है, रात दिन, रात दिन, ठीक है ना, चतुर्दश 4 और 10। तो ये सब क्या है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता, दाल और भात, रात और दिन, चतुर्दश में 4 और 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। अब सबसे महत्वपूर्ण समास रह गया हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य को द्योतित करते हैं, अन्य को प्रधान बताते हैं, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में बताएं या बोध कराएं, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के, ठीक है ना। देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के अभी आप उदाहरणों से समझ जाएंगे कि इसमें प्रसिद्धि क्यों झलकती है। देखिए पहले तो सामान्य से एक उदाहरण लेते हैं कि पंकज, पंकज, ठीक है, दो पद हैं पंक और ज, प्रथम पद है पंक, द्वितीय पद है ज, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है। अब इसका विग्रह क्या है, पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। याद रखेंगे हम, अब कीचड़ में उत्पन्न तो बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु पंकज किसी एक के लिए प्रसिद्ध है। पंकज अर्थात कमल, पंकज अर्थात कमल, दोनों पद प्रधान ना होते हुए अन्य पद प्रधान है, प्रधान कौन है, कमल, अन्य पद, ठीक है ना, अन्य पद प्रधान है, अन्य पद की प्रधानता है, तो समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। ऐसा ही हम ध्यान देख लेते हैं, पीतांबर, पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अंबर था कपड़ा, पीत है अंबर जिसके अर्थात कपड़ा, अर्थात क्या है, कृष्ण भगवान, अर्थात कृष्ण, यानी कि कृष्ण के लिए क्या प्रसिद्धि है कि वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। अब पीले वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन प्रसिद्ध रूढ़िवादिता किसके लिए हो रही है, कृष्ण के लिए। ऐसे ही नीलकंठ है, ठीक है, लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, गणेश के लिए, नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ठीक है, बहुव्रीहि समास की, ठीक है। आज हमने पढ़े कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसके आधार पर आप उदाहरणों को लिखें और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से ये नोट्स बनाएं इनके, ठीक है। कोई भी शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।